Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 10, The Mughal Empire. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे अकबर से। तो अकबर का रूल स्टार्ट होता है 1556 में। ठीक है, अकबर का रूल कब स्टार्ट होता है? 1556 में। और कब खत्म होता है? 1605 में। अगर हम मुगल हिस्ट्री को देखें तो पूरी की पूरी मुगल हिस्ट्री में जो ग्रेटेस्ट रूलर रहे वो थे अकबर। ठीक है, बाबर भी थे, हुमायूं भी थे, शाहजहां भी थे, जहांगीर भी थे, औरंगजेब भी थे। बट आउट ऑफ दिस सबसे महान अगर हम कहेंगे, ग्रेटेस्ट रूलर अगर हम कहेंगे पूरी मुगल डायनेस्टी में, तो वो थे अकबर। ठीक है बात। चलो, तो अकबर का रूल कब से स्टार्ट हुआ? 1556 से। कब खत्म हुआ? 1605 पे। बेटा हुमायूं बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए कि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करते। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेना। ठीक है, कोई एरिया आपने जीता तो जीतने भर से काम नहीं चलता है बेटा। वहाँ के लोग आपको जानने लगे, आप वहाँ के लोगों को जानने लगो, प्रॉपर रूल रेगुलेशन, एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बनाओ, तब जाके आपकी पोजीशन वहाँ स्ट्रांग होती है। तो हुमायूं जब तक ये सब कर पाता, उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। तो वो अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाता है, मतलब अपनी स्थिति को इतना मजबूत नहीं कर पाता है कि वो फर्दर रूल कर पाए। 1556 में होता ये है कि वो अपनी लाइब्रेरी से, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में, उनका जो किला है उसका नाम था पुराना किला। तो वहाँ पर उसने लाइब्रेरी बना रखी थी। तो लाइब्रेरी से उतरते टाइम वो गिर जाता है और गिर के हो जाती है हुमायूं की डेथ। तो 1556 में ही डाइड फ्रॉम अ फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग इन पुराना किला एट दिल्ली। ठीक है, अकबर उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 13 साल का था जब उसे एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषित करना। 13 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है बेटा, पर ठीक है, क्योंकि हुमायूं की डेथ हो जाती है, इसीलिए जो न्यू एम्परर ऑफ इंडिया होता है उसके नाम के लिए अकबर के अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। तो अकबर को प्रोक्लेम किया जाता है एम्परर ऑफ इंडिया। तो जो साम्राज्य हुमायूं ने खड़ा किया, उसके पास उतना टाइम ही नहीं रहा कि वो अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाता, मजबूत कर पाता। उसके पहले ही हो गई उसकी डेथ। कैसे हुई? वो अपनी लाइब्रेरी से गिर गया। लाइब्रेरी कहाँ थी? पुराना किला दिल्ली में। अकबर 13 साल का था तभी वो एम्परर ऑफ इंडिया बन गया। ये बहुत डिफिकल्ट था पूरे एम्पायर के लिए। मतलब वो टाइम जब हुमायूं की डेथ होती है, अकबर को नया राजा बना दिया जाता है, ये जो पर्टिकुलर टाइम था ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है। किसके लिए? पूरे एम्पायर के लिए। इट वॉज अ डिफिकल्ट पोजिशन फॉर द एम्पायर। जो अफगान चीफ थे वो अभी भी चाहते थे कि भाई दिल्ली हमें मिल जाए। और जो अफगान चीफ थे उस टाइम पे वो उस पार्ट पर रूल कर रहे थे जो शेर शाह के डोमिनियन में था। मतलब शेर शाह ने जहाँ 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 अपने एरिया को फैलाया, उस पर अभी भी कौन रूल कर रहे थे? अफगान चीफ। ठीक है बात। द अफगान चीफ स्टिल इन ऑक्यूपेशन ऑफ द ग्रेटर पोर्शन ऑफ शेर शाह डोमिनियन। पर जो बैरम खान थे, जो अकबर के ट्यूटर भी बने, क्यों बने? क्योंकि अकबर बहुत छोटे हैं, उनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही तो वॉरफेयर का, ना ही तो कैसे रूल करना है उसका। तो इसीलिए बैरम खान जो हुमायूं के दोस्त भी हुआ करते थे, बैरम खान किसके दोस्त थे? अकबर के फादर के। बहुत ही एक ट्रस्टेड ऑफिसर थे, फ्रेंड भी थे। ठीक है, तो बैरम खान अकबर के ट्यूटर बन जाते हैं। जब तक अकबर इतने समझदार नहीं हो जाते कि भैया वो रूल इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, जब तक उनके रीजेंट बन जाते हैं कौन? बैरम खान। और जैसे ये रीजेंट बनते हैं बच्चा, पूरे एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है? बैरम खान के ऊपर आ जाती है। तो बैरम खान अब हर चीज को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अकबर को बताएंगे। ही बिकेम द रीजेंट। वो रीजेंट बने रहे और किंगडम को देखते रहे। कब तक? 1560 तक। ठीक है, देखो अकबर को थ्रोन कब मिला? 1556 में। और 60s तक अगर बैरम खान देख रहे हैं, मतलब 4 years। मतलब जब तक अकबर 17 के नहीं हो गए तब तक उनको प्रॉपरली किसने गाइड किया? हाँ, किसने उन्हें ट्यूशंस दी?
सब कुछ सिखाया वो थे बैरम खान। ठीक है, याद रखना, बैरम खान रीजेंट थे अकबर के। बेटा अब हम पढ़ेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो बेटा जैसे ही अकबर का एक्सेशन होता है, उसे क्राउन मिलता है, हर व्यक्ति जो मुगल एम्पायर का अपोनेंट होता है वो ये सोचने लगता है यार ये बच्चा क्या ही रूल कर पाएगा, अभी तो इसको समझ भी नहीं है, तो ये अच्छा मौका है कि हम अटैक कर दे दिल्ली पे। इसी का फ़ायदा उठाते हैं हेमू, जो कि नेफ्यू होते हैं किसके, शेरशाह सूरी के। पहले ये आगरा को कैप्चर करते हैं और आगरा को कैप्चर करते ही ये दिल्ली की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत ही टर्मोइल वाली सिचुएशन थी पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के लिए, क्योंकि थ्रोन अब ऐसे व्यक्ति को मिला है जो माइनर है, जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे एम्पायर को रन किया जाता है, कैसे मिलिट्री को गाइड किया जाता है। तो हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाने का सोचता है। उसमें से एक होते हैं हेमू, जो कि शेरशाह सूरी के नेफ्यू हैं। वो पहले आगरा कैप्चर करते हैं और फिर दिल्ली की तरफ आते हैं। तो जो मुगल होते हैं और जो हेमू होते हैं, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, पानीपत में। मुगल की फोर्सेस, हेमू की आर्मी, हेमू की फोर्सेस, हिस्टोरिक बैटल फील्ड जिसे हम कहते हैं पानीपत, वहाँ पर मिलते हैं कब, 1556 में। अभी सुनो, अकबर को थ्रोन मिला ही है, अकबर 13 साल का ही है, और इसी बीच हेमू अटैक कर रहा है। तो हेमू के फोर्सेस, मुगल फोर्सेस कहाँ मिल रही हैं, पानीपत में। अब हो रहा है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। बहुत ही फायर्स बैटल हुआ, जो अफगान आर्मी थी उसे हरा दिया गया, हेमू को कैप्चर कर लिया गया और बाद में मार दिया गया। हेमू जो ये सोच के आया था ये बच्चा क्या ही कर लेगा, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। पहले उसे पकड़ा जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है, और यहाँ से ही अब लोगों को पता चलने लगता है कि भाई हमें लाइटली नहीं लेना है इस 13 साल के बच्चे को। और यहाँ से एंड होता है अफगान रेजिस्टेंस का टू द मुगल। ठीक है, अब हेमू के बाद कोई भी अफगानी सीधे अटैक करने की कोशिश तो नहीं ही करता है किसके ऊपर, दिल्ली, सॉरी, मुगल एम्पायर के ऊपर। अब बेटा जैसे ही अकबर 17 ईयर के होते हैं, 17-18 साल के लड़कों में हमने ये आदत देखी ही है, थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं कि अरे अब तो हम सब कर लेंगे, मम्मी भी मूर्ख हैं, पापा भी मूर्ख हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज ज्ञान तो किसी में है ही नहीं। तो ऐसे ही अकबर के साथ भी होता है, जैसे वो 17 साल के होते हैं उनको लगने लगता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली रूल कर लूँगा। पर बेटा इसने रूल करके दिखाया, ग्रेटेस्ट एम्पायर बना मुगल डायनेस्टी का। पर हमारे बच्चे नहीं कर पाते, हमारे बच्चे तो ऊट पटांग हरकतें सीख के और वापस आ जाते हैं, लो मम्मी हम आ गए बिगड़ के। तो अकबर ने अब पूरा के पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, कब, 1556 में, है ना। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, रीन्स मतलब होता है लगाम। जब भी आप क्या हॉर्स राइडिंग करोगे तो जो घोड़ा होता है, मतलब उसको रन करने के लिए आपके हाथों में एक वो होगा, बेल्ट होगा, उसको कहते हैं रीन, लगाम, है ना। तो जो पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था अब अकबर ने अपने हाथों में ले लिया। बैरम खान मक्का चले गए, ठीक है, और मक्का जाते जाते ही उन्हें अफगान्स ने मार दिया। स्लेन का मतलब होता है मार देना, ठीक है। तो जो अफगानी थे उन्होंने मार दिया बैरम खान को जब वो मक्का जा रहे थे। फिर से ध्यान से सुनो, 50-60 आते ही, 1560 आते ही जो अकबर थे उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया। बैरम खान मक्का जाने लगे, और जब वो मक्का जाने लगे तो रास्ते में ही अफगान्स ने उन्हें मार दिया 1561 में। अब बेटा मैंने भी कहा आप लोगों से, और हिस्ट्री बुक्स में भी है कि अकबर महान थे। तो अकबर की महानता को आप कैसे प्रूव करोगे कि यार आप लोग अकबर को महान कह रहे हैं, महान कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुगल डायनेस्टी के एक महान रूलर थे अकबर, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स लिए। वो अचीवमेंट्स क्या थे वो अब हम पढ़ेंगे। अकबर क्लेम्स टू ग्रेटनेस लाइज इन 4 ऑफ हिज एस्टोनिशिंग अचीवमेंट। उनके 4 एस्टोनिशिंग अचीवमेंट हैं, सबको हैरान करने देने वाले, क्योंकि इसके पहले किसी भी राजा ने इंडिया में ऐसे नहीं किया था, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं किया था जितना अकबर ने किया। अब यहाँ पर एक डिबेट खड़ी हो जाती है कि चोल्स ने तो किया होगा, राष्ट्रकूट ने तो किया है, मराठा एम्पायर ने करेगा। पर बात यह है बेटा कि हम मुगल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, अभी तो मुगल डायनेस्टी तक रहो कि इंडिया में मुगल डायनेस्टी में इनके पहले हुमायूं और इसमें से फर्स्ट है
पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट में आ जाएगा बच्चा आपका नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हम क्या कहते हैं, इन सबको मिला के सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको पॉलिटिकली यूनाइटेड किया किसने बेटा? अकबर ने। क्लियर हुई बात? मतलब इतने बड़े एरिया में एक ही तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम रन किया। अ सिस्टम ऑफ ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का एक बहुत ही अच्छा तरीका बनाया, एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया प्रशासन का। सिस्टम ऑफ ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया इस सब कॉन्टिनेंट का कि इस पूरे एरिया में जो राजनीति होगी वो किस तरीके से होगी। दूसरा, प्रशासन किस तरीके से होगा। तीसरा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसे बहुत ही अच्छा बनाया, ठीक है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे टोडरमल, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले तो सिस्टम की बारीकियों को समझा, फिर 10 साल का एवरेज निकाला और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम अकबर को दिया कि भाई आप इस सिस्टम को फॉलो करो। रेशियल एंड रिलीजियस कॉन्सिलिएशन इन द कंट्री। और ये बेटा वर्ड है ना कंसिलिएशन, इसका मीनिंग होता है समझौता कराना। तो पहले रेस को लेके, रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडिया में हुआ करती थी। बहुत हद तक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किसने कर दिया? अकबर ने कर दिया। तो क्या अब आपको समझ में आया अकबर को महान क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन्होंने करवाया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने बनवाया, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम भी अकबर ने तैयार करवाया। और बेटा हमारी कंट्री में रेशल और रीजनल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें भी अकबर ने, उनके बीच में समझौता भी अकबर ने करवाया। कंसिलिएशन का मतलब होता है समझौता। अब हम पढ़ेंगे अकबर की कॉन्क्वेस्ट को कि अकबर ने क्या 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 पार्ट जीता। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसने उस पूरे जीते हुए पार्ट को पॉलिटिकली यूनिफाई किया। इस सब कॉन्टिनेंट के कितने पार्ट्स को अकबर ने जीता और जीत के कैसे पॉलिटिकली यूनिफाई कराया। अकबर की पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट फॉर द एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर। अकबर को अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाना था, ज़्यादा बढ़ाना था। इसके लिए उसने कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को अपनाया, अटैक करो, जीतो और फिर अपने एम्पायर को बढ़ा दो। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट जो 1560 से लेके 1576, मतलब जो 20 नहीं सिर्फ 16 ईयर्स तक चली, वो हम पढ़ेंगे। देखो अकबर की पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट, वो अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए लड़ाइयों पर विश्वास रखता था कुछ टाइम तक। तो पहली जो 16 साल थे, मतलब 1560 से लेकर के 1576, उसमें उसने मालवा जीता, ग्रह कटंगा जीता, ठीक है। बहुत सारे गोंड्स और राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थी ग्रह कटंगा में। तो मालवा जीता, ग्रह कटंगा जीता, राजस्थान के कुछ पार्ट्स को जीता, गुजरात को जीत लिया, बंगाल जीता, बिहार जीता, ठीक है। तो क्या क्या जीत लिया इन 16 सालों में? मालवा, ग्रह कटंगा, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, बिहार। और बेटा अब गुजरात जीतने के बाद अकबर को ऐसा लग रहा है कि उसको उसकी टेरिटरीज को, उसकी अथॉरिटी को डेक्कन तक एक्सटेंड करना है। तो देखो ये जो इंडिया है, इंडिया के इस पार्ट पे अकबर के कंट्रोल होने के बाद, गुजरात पे कंट्रोल होने के बाद अब उसे लग रहा है कि डेक्कन ये वाला जो पार्ट है ये भी उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो जब ये पार्ट उसने जीत लिया पूरा, यहाँ पर बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, यहाँ सब जीतने के बाद अब वो लग रहा है कि भाई अब डेक्कन चाहिए ही चाहिए। पहले मुगल ने एनेक्स किया बेरार को 1596 में, ठीक है। और बेरार जीतने के बाद इन्हें परमानेंट फुटिंग मिली गई थी डेक्कन में। फिर मुगल ने जीता अहमदनगर को 1597 में, एक साल में ही अहमदनगर तक पहुंच गए। पहले जीता बेरार, फिर जीता अहमदनगर, ठीक है। फिर खानदेश को उन्होंने एम्पायर में इंक्लूड किया 1601 में। अब 4 साल का समय लग गया। तो पहले बिरार आया, कब आया बिरार? 1596 में। 1597 में अहमदनगर आ गया। मुगल एम्पायर 1601 में खानदेश को अपने अंदर ले लेता है, अपने एरिया को वहां तक बढ़ा लेता है, खानदेश तक। इन द डेक्कन्स अकबर्स डोमिनियन इंक्लूडेड अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। अब अकबर के पास क्या क्या आ गया? अहमदनगर भी आ गया, बीजापुर भी आ गया और गोलकोंडा भी आ गया।
तो भाई अकबर की कॉन्क्वेस्ट आपने देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम मालवा, ग्राकटंगा, गुजरात, बंगाल, बिहार, फिर डेक्कन तक निकले। डेक्कन में पहले बिरार, बिरार के बाद फिर अहमदनगर, फिर खानदेश, फिर फाइनली एक बहुत बड़े पार्ट को डेक्कन के कंट्रोल करते हुए अब हमारे अकबर कहाँ चलेंगे, ईस्टर्न साइड में। तो जो अकबर की अथॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई, फॉर्मली एस्टेब्लिश हुई असम में, ईस्ट में असम इनके पास आ गया। नॉर्थ वेस्ट में इनके पास इनका एम्पायर काबुल और कांधार तक फैल गया था। ठीक है बात। तो ईस्ट में अब इनके पास है असम, नॉर्थ वेस्ट में इनके पास है काबुल और कांधार। बेटा अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकबर्स मनसबदारी सिस्टम, या राइट अ फ्यू लाइंस ऑन रेवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अकबर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा शांति से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख के समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे अकबर के मनसबदारी सिस्टम को, फिर हम देखेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म सिस्टम को। रेवेन्यू रिफॉर्म्स मतलब टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था वो उसने कैसे बनाया, टैक्स कैसे इम्पोज होते थे वो कैसे किया। देन रिलीजियस स्पेसिफिकेशन। देखो बेटा, धर्म हमेशा से ही भारत में, इंडिया में एक सेंसिटिव इशू रहा है। तो अकबर के टाइम पे हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, तो वो क्यों, क्या पॉलिसी उसने बनाई थी रिलीजियस स्पेसिफिकेशन के लिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आप सब ये जान लो कि जो अकबर था वो बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर था। मतलब जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी कि हम एक बहुत ही कुशल प्रशासक कह सकते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे अकबर के मनसबदारी सिस्टम को और आर्मी को। तो मनसबदारी सिस्टम में आपको पढ़ाऊं समझाऊं उसके पहले एक बात याद रखो, आज आपके पास ओपन ऑप्शंस है, या तो आप आईपीएस बन सकते हो, या आईएएस बन सकते हो, आईआरएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जा सकते हो, रेवेन्यू सर्विसेज में भी जा सकते हो, पुलिस भी बन सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ सकते हो, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हो, है ना। और एक सर्विस आपने ऑप्ट कर ली तो आप उसी सर्विस को पूरा लाइफ टाइम सर्व करोगे। पर जब अकबर था बेटा तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं थे। आप एक ही टाइम में बहुत सारे कामों को करोगे। जैसे राजा टोडरमल, जब आप अकबर को डीप में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि राजा टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को रिवाइव किया, एक अच्छा सा रेवेन्यू सिस्टम बना के अकबर को दिया। पर साथ ही साथ आप देखोगे कि बंगाल और बिहार में जब मिलिट्री क्राइसिस थी, वहां पर बहुत सारे रिबेलियन हो रहे थे, तो उनको शांत करने भी अकबर किसको भेजते हैं, टोडरमल को भेजते हैं, है ना। तो मतलब टोडरमल का जो प्रोफाइल है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। वो एक तरफ आर्मी को भी देख रहा है, मिलिट्री सर्विसेज भी दे रहा है, दूसरी तरफ रेवेन्यू सिस्टम को भी तैयार कर रहा है। तो अकबर के टाइम तो ऐसा ही था बेटा। एक ही सर्विस हुआ करती थी जिसे हम क्या कहते थे, इंपीरियल सर्विस। क्या कहते थे बेटा, इंपीरियल सर्विस। और इसमें हर एक व्यक्ति के पास मिलिट्री रैंक होती थी, और वो बेस होती थी उसकी मेरिट पे, उसकी ग्रेड के ऊपर। ठीक है, इसी सिस्टम को क्या कहते थे, मनसबदारी सिस्टम। जो लोएस्ट रैंक होती थी वो होती थी 10, और जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो होती थी 5000, जो कि सिर्फ नॉबल्स को ही अलॉट होती थी। तो अकबर ने एक इंपीरियल सर्विस शुरू की जो मिलिट्री रैंक के मेरिट और ग्रेड सिस्टम पे आधारित थी, जिसमें लोएस्ट रैंक 10 हुआ करती थी, हाईएस्ट 5000 हुआ करती थी। और वंस यू ऑप्ट दिस मिलिट्री रैंक, आप ये नहीं बोलोगे मिलिट्री रैंक मतलब मैं मिलिट्री वाला ही काम करूंगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा, आपको मिलिट्री भी देखना पड़ेगा, आपका जो पोर्टफोलियो होगा बहुत ही डाइवर्सिफाई होगा। और बेटा 7000 वाला मनसब भी था, 7000 वाली रैंक भी थी, पर वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस को मिलती थी। तो लोएस्ट रैंक 5000, हाईएस्ट रैंक 10000, और प्रिंसेस के लिए 7000 था। बेटा अब आपको डाउट आ रहा होगा, जब लोएस्ट मैडम आपने 10 बोल दिया, हाईएस्ट 5000 बोल दिया, तो ये 7000 बेटा ये कॉमनर्स के लिए अवेलेबल था। जो जो कॉमनर नॉबल बन जाएगा उसको 5000 मिल जाएगा, बाकी इसके बीच की सारे कॉमनर्स को मिलेगी। पर ये 7000 नॉबल को भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ किसको मिलेगा, प्रिंस को मिलेगा। ठीक है, राजा के जो बेटे होंगे ना, उनके जो फैमिली के जो बच्चे होंगे, सिर्फ उनके लिए थी। जो मनसबदार था उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली होता था, और वो डायरेक्ट करने वाला कौन था, सम्राट, राजा, है ना, मतलब जो किंग होगा
वो ही मनसबदार को अपॉइंट करेगा। इनके जो रिम्यूनरेशन होंगे वो इन्हें कैश में मिलेंगे, नॉट इन लैंड ग्रांट्स। इनको लैंड ग्रांट्स जमीनें नहीं दी जाती थी, इनको इनकी सैलरी कैश में दी जाती थी। अब ये जो व्यक्ति होंगे जिन्हें हम मनसबदार कह रहे हैं, इन्हें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसी सैलरी में से मीट करने हैं, और साथ ही साथ इन्हें जितने नंबर में हॉर्सेस, एलिफेंट, म्यूल्स और कार्ट्स को मेंटेन करना कहा गया है वो भी मेंटेन करना। मतलब इनकी सैलरी कम नहीं होती थी बेटा, इतनी होती थी जिससे ये अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी मीट कर लेते थे। साथ में हाथी, घोड़ा, म्यूल्स मतलब खच्चर और गाड़ियां भी रखते थे। ठीक हुई बात। जो मुगल मनसबदार होता था वो मिलिट्री कमांडर भी होता था और सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक बार आप बस अपॉइंट हो गए, मनसबदार बन गए, तो आप मिलिट्री कमांडर भी रहेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहेंगे। आपको पोर्टफोलियो कभी भी चेंज हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर तो मिलिट्री कमांडर टू एडमिनिस्ट्रेटर। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि लोएस्ट रैंक 10, हाईएस्ट रैंक 5000। दूसरी बात आपको याद रखना है कि प्रिंसेस की जो रैंक होती थी वो 7000 होती थी। आपको सैलरी कैश में मिलती थी, आपको लैंड ग्रांट्स नहीं मिलती थी। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है कि मनसबदार को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी उसी सैलरी में से पूरे करने हैं। साथ ही साथ जो कोटा उन्हें हॉर्सेस, एलिफेंट, म्यूल्स और कार्ड्स का दिया गया है वो भी उन्हें मेंटेन करके रखना है। मुगल मनसबदार मिलिट्री कमांडर भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ये भी याद रखना। और मनसबदारी हेरिडेटरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे मिली है तो कल मेरे बेटे को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इन लोगों का अपॉइंटमेंट सीधे कौन करते हैं? एम्परर। अब हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बेटा ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये आपकी बुक में बहुत कम दिया है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एलोबरेट करूँगी तो कुछ बच्चे बोर करेंगे, मतलब उनको बोर लगने लगेगा, वो ये सोचेंगे कि जो लिखा है वो पढ़ा दो बस। पर ये अपने आप में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप लोगों को अलग से सिर्फ मनसबदारी सिस्टम पे वीडियो देखना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पर पढ़ो एक बार मनसबदारी सिस्टम को कि कितना अच्छा सिस्टम डिवाइस किया था अकबर ने। अब हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। तो जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए 1580s में, जब टोडरमल दीवान अशरफ बनते हैं, मतलब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं टोडरमल। इसको क्या कहा जाता है? दीवान अशरफ। जो टोडरमल थे उन्होंने इस सिस्टम को डिवाइस किया। कैसे? पहले तो पूरा सर्वे करवाया और लैंड को मेजर करवाया, ज़मीनों की नपाई हुई, प्रॉपर सर्वे हुए, फिर लैंड को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखो कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कुछ प्रोड्यूस हो जाता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में। कुछ लैंड ऐसी होती है जिनमें इनपुट तो बहुत ज़्यादा लगता है पर आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो टोडरमल ने केयरफुल सर्वे किए, लैंड को मेजर किया, फिर उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जानी कि भाई इस ज़मीन में कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, कितना मिनिमम प्रोड्यूस होता है, वो देखा। फिक्सेशन ऑफ रेट्स पेएबल इन कैश और काइंड बाय कल्टीवेटर्स। फिर जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाएगा वो कल्टीवेटर जो किसान है वो कैश में भी पे कर सकता है और काइंड में भी पे कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो था, जो अकबर लेके आए, वो था दशाला सिस्टम का। क्या? दशाला सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या था बच्चा? 10 साल की लैंड प्रोड्यूस का एवरेज निकाला जाता था। देखो इस सिस्टम में जो एवरेज प्रोड्यूस होती थी डिफरेंट काइंड की, जो अलग अलग प्रकार की जो ज़मीनें हैं उनमें हमने पहले ही देखा कि कुछ ज़मीनों में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कुछ ज़मीनों में कम होता है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरेज प्रोड्यूस को निकाला जाता था डिफरेंट लैंड की। ठीक है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन, इस ज़मीन ने 10 साल में कितना प्रोड्यूस किया, इसने 10 साल में कितना प्रोड्यूस किया, इसने 10 साल में कितना प्रोड्यूस किया। फिर लास्ट 10 ईयर के प्राइजेस को देखा जाता था। ठीक है, इन सबका गवर्नमेंट रिकॉर्ड हुआ करता था। फिर से देखो इस सिस्टम में जो एवरेज प्रोड्यूस होती थी अलग अलग ज़मीनों की, उन्हें देखा जाता था। साथ ही साथ प्राइजेस को भी देखा जाता था। लास्ट 10 मतलब होता है 10 साल के पुराने प्राइजेस को भी देखा जाता था। वर कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट रिकॉर्ड से दोनों चीज़ों को देख लिया कि 10 साल में ज़मीन ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना टैक्स यहाँ से कलेक्ट हुआ। तो जो
लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स किया जाता था 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। जो भी एवरेज प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 आपको किसको देना है? राजा को देना है। ठीक हुई बात? देखो किसी पे प्रेशर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपकी ज़मीन का हम एवरेज निकाल रहे हैं और उस एवरेज का भी आपको 1/3 किसको देना है? राजा को देना है। ठीक हुई बात? क्या इतनी बातें समझ में आई? बेनिफिट इस सिस्टम का ये था कि हर साल रेवेन्यू पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो तय हो गया वो आप देते रहोगे। और दूसरी बात सुनो कि अगर कोई नीडी फार्मर होता था तो सरकार उसे लोन भी देती थी। इस वजह से जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो बहुत फ्लरिश कर रहा था, और जितना एग्रीकल्चर सिस्टम फ्लरिश करेगा राजा भी उतना ही फ्लरिश करेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी तो थे ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो टैक्स पे करके हमारी सरकार को बड़े अमाउंट में टैक्स दें, तो उस टाइम में तो एग्रीकल्चर ही बेसिक चीज़ हुआ करती थी, है ना। तो जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा राजा रईस हो जाएगा और रिच हो जाएगा। दैट बूस्टेड ट्रेड। जितना एग्रीकल्चर होगा ट्रेड उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज़्यादा हम उससे कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। मतलब अच्छा एग्रीकल्चर लीड्स टू अच्छा ट्रेड, अच्छा ट्रेड लीड्स टू अच्छी इंडस्ट्री। ठीक हुई बात? अब देखो किसानों ने गेहूं बोया, ट्रेडर ने गेहूं खरीदा और इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके बेच दिया। अब इस इंडस्ट्रियलिस्ट इसका आटा बना रहे हैं या कोई डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उस टाइम में इंडस्ट्रीज बिल्कुल नील थी, पर इतनी भी नहीं थी जितनी आज है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा है बच्चा। पहले इकॉनमी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इंडस्ट्रीज तो हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि उस टाइम में भी क्लॉथ बनते थे। तो एग्रीकल्चर से हुआ कॉटन, कॉटन खरीदा ट्रेडर ने, ट्रेडर ने बेचा उस बिजनेसमैन को, क्या उस मैन्युफैक्चरर को जो कॉटन से क्लॉथ बना रहा है। ठीक है, समझ में आया? बेटा अब हम पढ़ेंगे लॉ एंड जस्टिस को। तो आप लोगों ने वो फेमस कोट तो सुना ही होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अकबर के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस कोट का मतलब होता है कि न्याय अगर देर से मिला तो उसके मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, ना मिलने के बराबर है वो। पर अकबर के टाइम पे बेटा कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुआ करती थी और न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। न्याय के लिए लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था, क्योंकि अकबर को हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जस्टिस के एक बहुत ही स्पीडी तरीके को ऑप्ट किया। ठीक है, कि न्याय मिलने में भैया देर नहीं होनी चाहिए। अकबर रिगार्डेड स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एज हिज इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। अकबर को लगता था मेरे कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है कि न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी चले और जिनको न्याय मिलना है उन्हें जल्दी न्याय मिले, है ना। मतलब बहुत टाइम तक अगर केसेस पेंडिंग रहेंगे तो व्यक्ति तो वैसे ही परेशान होता रहेगा। देखो चीफ काजी हुआ करता था जो कि फोरमोस्ट जुडिशियल ऑफिसर होगा। फिर ये नॉमिनेट करेगा काजीज को। एक चीफ काजी होगा, जैसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ही काम करता था चीफ काजी। और ये चीफ काजी ही बहुत सारे काजी इसको, मतलब नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट करेगा। आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हो सकते हैं और इन 34 में एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होते हैं जजेस। तो वैसे ही एक चीफ काजी होगा और दूसरे होंगे जजेस। ठीक है, काजीज। जो बिगर टाउन होगा, द बिगर टाउन हैड देयर ओन काजीज। बड़े बड़े नगरों के खुद के काजी हुआ करते थे। जो विलेजेस हुआ करते थे वो सेटल करते थे अपने डिस्प्यूट्स को थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत। मतलब पंचायती राज सिस्टम अकबर के टाइम पे भी रन करता था। हर टाउन का अपना काजी होगा, मतलब हर टाउन में एक जज की व्यवस्था की गई। गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते थे उन्हें पंचायत के थ्रू सॉल्व किया जाता था। और एम्परर का जो कोर्ट था वो फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। मतलब एम्परर का कोर्ट हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक हुई बात? अब हम रेशियल एंड रिलीजियस स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा कि रिलीजियन एक बहुत सेंसिटिव इशू है इंडिया में। अगर आपको इंडिया को रूल करना है तो रिलीजियस फ्रीडम तो आपको लोगों को देनी पड़ेगी, अदरवाइज रूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अकबर बहुत समझदार थे, इस बात को जल्दी समझ गए, इसलिए उन्होंने तो बेटा पहला काम तो हमारे अकबर ने क्या किया कि जिजिया को माफ कर दिया। जिजिया वो टैक्स हुआ करता था जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, मतलब हिंदूज के ऊपर लगाया जाता था।
कि आप हिंदू हैं और आपको क्या एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है मुस्लिम किंग, तो आपको उसको जजिया देना पड़ेगा। तो अकबर के पहले जजिया चलता था, पर अकबर ने इसे ख़त्म कर दिया। अकबर ने बोला नहीं नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जजिया को एबोलिश करके हिंदूज को पैसिफाई किया किसने? अकबर ने। जो स्टेट सर्विसेज थी ओपन की हिंदूज के लिए भी। जो एम्परर था उसने हिंदू राइटर्स को, हिंदू आर्टिस्ट को भी पैट्रोनाइज किया। मतलब अकबर के टाइम पर बहुत सारे हिंदू आर्टिस्ट थे, हिंदू राइटर्स थे। अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने सुनी होंगी ना। बहुत सारे हिंदू राइटर्स, बहुत सारे हिंदू आर्टिस्ट अकबर की कोर्ट में थे। और फिर अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए राजपूत फैमिलीज के साथ। आप लोगों को हरका बाई याद होगा। अच्छा पहले तो बेटा, अब जोधा अकबर जैसी मूवी बनने के बाद हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकली वो लोग इतने गलत होंगे, चलो छोड़ो, हम इस बहस में नहीं जाते। पर ऐसे कहते हैं कि जोधाबाई जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो हरका बाई थी। मतलब वो राजपूत राजकुमारी जिससे अकबर ने शादी की थी, उनका नाम हरका बाई था। पर छोड़ो, आप भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ोगे। वो जोधा थी या हरका थी हमें मतलब नहीं है, पर हाँ उन्होंने राजपूत फैमिलीज में शादी की। 1580 में जो हमारे अकबर थे, उन्होंने एक नए कल्ट को जन्म दिया, एक नए पंथ को जन्म दिया, एक नया पंथ बनाया। ठीक है, वो था दीन इलाही। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, आप समझ सकते हो, है ना। इसका जो हिंदी है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। इसका हिंदी जो वर्ड है वो है प्रख्यापित। प्रख्यापित करना समझ लो, मतलब स्थापित करना या प्रमोट करना। तो अकबर ने एक नए धर्म को बनाया। वो धर्म था या पंथ था दीन इलाही। क्या था? दीन इलाही। और ये किस पे बेस करता था बच्चा? इस बिलीफ पे कि एक ही भगवान है। ठीक है, एक ही भगवान है, इस बात पे बेस करता हुआ जो धर्म है दीन इलाही, वो अकबर ने बनाया। और दीन इलाही के जो फॉलोअर्स थे उनसे अकबर ने रिक्वेस्ट की कि आप पहली बात तो ये मानो कि भाई एक ही भगवान है। दूसरा, आप ये मानो कि हर व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर चेस्टिटी, शुद्धता होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। ठीक है। इट ऑल्सो डिमांडेड लॉयल्टी टू एम्परर। और आपका जो राजा है, जो सम्राट है, उसके टुवर्ड्स भी आपका लॉयल होना, वफादार होना जरूरी है। ये जो नया कल्ट था, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स तो नहीं बने और अकबर ने कभी कोशिश भी नहीं की कि उसे इम्पोज किया जाए, जबरदस्ती किसी के ऊपर लादा जाए। ठीक है। अकबर को इसीलिए तो थोड़ा सा एक अच्छा पॉजिटिव वे में देखा जाता है हिस्ट्री में। अगर अकबर चाहते तो एक बहुत बड़े एरिया में इसको इम्पोज कर सकते थे दीन इलाही को, पर अकबर ने ऐसा किया नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं किया, फोर्स नहीं किया। नहीं तो आज हम देखते हैं कि फोर्सिवली कन्वर्जन्स हो रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। Akbar ranks with the Mauryan Emperor Ashok as one of the greatest ruler of India. जैसे हम मौर्यन डायनेस्टी के अशोक को कहते हैं कि ये भारत का एक महान सम्राट था, वैसे ही लोग अकबर को भी समकक्ष रखते हैं किसके? अशोक के। कि भाई मौर्यन डायनेस्टी के अशोक जैसे महान सम्राट थे, वैसे ही अकबर जो मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये भी भारत के महान सम्राटों में से एक है। बेटा अब हम पढ़ेंगे जहांगीर को, जिनका रूल 1605 में स्टार्ट होता है और 1627 तक चलता है, मतलब पूरा 22 ईयर्स। ठीक है, 22 साल रूल करेंगे हमारे जहांगीर। बेटा जहांगीर की जब ताजपोशी हो रही थी, जब थ्रोन मिल रहा था, तो इनका कोई कंटेंडर था ही नहीं। तो बिना किसी बात के, बिना किसी मुश्किल के, ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि नया जो एम्परर बनेगा, सम्राट बनेगा, वो कौन ही होगा? जहांगीर। जहांगीर का जो नाम था वो क्या था बेटा? सलीम था। बाद में ये अपना नाम जहांगीर रखते हैं। सलीम ने थ्रोन को सक्सीड किया आगरा के बिना किसी परेशानी के। ठीक है, सलीम की ताजपोशी हो जाती है क्योंकि इनका जो छोटा भाई होता है तो बहुत पहले ही मर चुका होता है। मतलब जब अकबर रूल कर रहे होते हैं, जब भी सलीम का छोटे भाई जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। फिर सलीम
अपना एक नया नाम रखते हैं जिसका नाम होता है जहांगीर, और जहांगीर का मतलब होता है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हाथ में रखने वाला जहांगीर। ठीक है। ही प्रोमिलगेटेड 12 रूल्स, इसने 12 रूल्स नियम बनाए। प्रोमिलगेटेड का मतलब होता है प्रख्यापित करना या प्रमोट करना, तो इसने प्रमोट किए 12 रूल्स, जिसमें अरेंजमेंट थे, सेफ्टी ऑफ हाईवेज, ठीक है भाई, हाईवे को सेफ बनाना फर्स्ट था। फिर बहुत सारे सेसेस उस टाइम इम्पोज किए जाते थे, उनको एबलिश करना। लिकर की जो सेल थी, दारू ना, बियर विस्की वाइन, उनकी सेल को प्रोहिबिट करना। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जितने भी थे उनकी सेल को प्रोहिबिट करना। सोचो कितने अच्छे नियम बने जहांगीर के टाइम पे। पहला हाईवे पे सेफ्टी दो, दूसरा बहुत सारे जो सेसेस लगते हैं उन्हें खत्म कर दो, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ टैक्स ओनली। लिकर की सेल को बंद करो, प्रोहिबिशन ऑफ। फिर फोर्सिबली किसी की भी प्रॉपर्टी को सीज नहीं करना है, नहीं तो राजा तो वो होता है ना, वो किसी की भी प्रॉपर्टी को ले ले, भाई मैं राजा, मेरी होगी तुम्हारी प्रॉपर्टी, पर जहांगीर ने इसके लिए भी मना किया। फिर इसने एनिमल स्लॉटर के लिए मना किया, स्पेशली काउस ऑन सर्टेन डेज, बिल्कुल कुछ दिनों के लिए, कुछ स्पेसिफिक डेज पे पाबंदी लगा दी कि भैया इस दिन आपको कुछ एनिमल्स को कट नहीं करना, और स्पेशली काउस के ऊपर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि इसको ये बात समझ में आ गई थी कि हिंदू नेशन पे रूल करने के लिए आप इनके अगेंस्ट में ज़्यादा नहीं जा सकते हो, आप गए आपका रूल चला जाएगा। तो इन्होंने काऊ के स्लॉटर के लिए मना किया सर्टेन डेज पे, और एनिमल स्लॉटर पे भी कुछ कुछ दिनों के लिए प्रोहिबिशन लगाए। मतलब हम बोलते हैं ना यार, आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज तो ये दिन था, इस पे ये नहीं होना चाहिए था, उस बात को ध्यान में रखा। अब हम बात करेंगे इनके कॉन्क्वेस्ट की, क्या क्या जीता इन्होंने। तो जो कॉन्फ्लिक्ट था मेवाड़ के साथ, जो लास्ट 4 डिकेड से चलता आ रहा था, 40 सालों से चलता आ रहा था, उसको जहांगीर के टाइम में ख़त्म कर लिया गया 1615 में। 1616 में जो प्रिंस खुर्रम थे, उन्होंने 1616 में प्रिंस खुर्रम ने अहमदनगर फोर्ट को जीत लिया, जो मुगल्स हार गए थे 1610 में। फिर से सुनो, मेवाड़ पिछले 40 सालों से मुगल जीतने की कोशिश कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही नहीं हो रहा था, वो जहांगीर ने खत्म कर दिया 1615 में। फिर 1616 में प्रिंस खुर्रम ने अहमदनगर का फोर्ट वापस से जीत लिया, जो उनके हाथों से 1610 में छिन गया था। इस विक्ट्री के कारण ही जो जहांगीर थे उन्होंने टाइटल दिया किसको, खुर्रम को, शाहजहां का, किंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हुई बात। जैसे अकबर के बेटे सलीम थे जिन्होंने जहांगीर नाम रख लिया, वैसे ही जहांगीर के बेटे थे खुर्रम, जिन्हें टाइटल खुद जहांगीर ने दिया शाहजहां का, किंग ऑफ द वर्ल्ड। और क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने अहमदनगर फोर्ट को जीत लिया 1616 में, 1616 में, जो मुगल्स के हाथों से चला गया था 1610 में। जहांगीर की जो शादी हुई थी वो हुई थी मेहरुनिसा से कब, 1611 में। He renamed her first नूर महल and then नूरजहां। उन्होंने पहले मेहरुनिसा का नाम बदल के नूर महल किया, फिर नूरजहां कर दिया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर से ध्यान रखो, अकबर की शादी किससे हुई, मेहरुनिसा से हुई, कब, 1611 में। बाद में इनके नाम के ऊपर बहुत प्रैक्टिकल किए जहांगीर ने, पहले इनका नाम रख दिया नूर महल, फिर इनका नाम रख दिया नूरजहां। नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज द विडो ऑफ पर्शियन नॉवल मैन, और जो नूरजहां थी ये एक पर्शियन नॉवल मैन थे, ठीक है, उनकी विडो थी, विधवा थी। शेर अफगान, शेर अफगान की विधवा थी कौन, मेहरुनिसा, जिन्हें बाद में नाम दिया गया नूरजहां, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। शी वॉन्टेड हर सन इन लॉ, ये चाहती थी कि इनके जो सन इन लॉ हैं प्रिंस शाहरियार, वो सक्सेसर बन जाएं, किसके 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 मतलब अब जो थ्रोन मिले वो जहांगीर से किसको ट्रांसफर हो, शहरियार को ट्रांसफर हो, ना कि के शाहजहां को। ऐसी इच्छा किसकी थी,
मेहरुनिसा या नूरजहां की। ठीक हुई बात। फिर से देखो यहाँ साफ साफ लिखा है शी वांटेड, मतलब नूर महल या नूर जहां की इच्छा थी कि इनका जो सन इन लॉ है, दामाद है, जिनका नाम है प्रिंस शाहरियार, वो सक्सेसर बने। शाहजहां एक्सेशन टू थ्रोन। अब हम देखेंगे कि भैया मेहरुनिसा की सुनवाई नहीं हुई, आखिरी में थ्रोन शाहजहां को ही मिला। जहांगीर की डेथ होती 1627 में राजौरी में, जब ये कश्मीर से वापस आ रहे थे लाहौर की तरफ। तो जहांगीर की डेथ हो जाती है 1627 में, कहाँ पर, राजौरी में। कब? जब ये कश्मीर से लाहौर वापस आ रहे थे। प्रिंस शहरियार लॉस्ट नो टाइम इन प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एम्परर एट लाहौर। और शहरियार जो कि के लाहौर में था ही उस टाइम, उसने फटाफट से अपने आप को राजा, सम्राट सम्राट घोषित कर दिया। फिर से ध्यान से सुनना, क्योंकि मेहरुनिसा चाहती थी कि उनके दामाद सन इन लॉ शहरियार ही क्या बन जाए, राजा बन जाए, सम्राट बन जाए। तो जैसे ही जहांगीर की डेथ होती है राजौरी में, ये शहरियार कहाँ रहता है? लाहौर में, और ये अपने आप को वहां राजा घोषित कर देता है। इन द मीन टाइम शाहजहां मार्च टू द कैपिटल आगरा, और इसी बीच शाहजहां पहुंचते हैं आगरा में और थ्रोन को असेंड कर लेते हैं 1628 में। ठीक हुई बात। अब एक राजा बन गया है लाहौर में और दूसरा बन गया है आगरा में। अब आपको लग रहा होगा कि ये शहरियार का क्या हुआ, तो बेटा इसे बाद में शाहजहां मार देते हैं। ठीक है, अब हम शाहजहां को पढ़ेंगे। तो शाहजहां का रीन स्टार्ट होता है 1628 में और खत्म होता है 1658 में, मतलब 30 साल इन्होंने राज किया। जो रीन था शाहजहां का, वो क्लाइमेक्स होता है मुगल एम्पायर का। शाहजहां अपने इंपीरियल कोर्ट को ओल्ड पर्शियन मोनार्क्स की तरह सजाते हैं, जैसे पर्शिया में जो स्टाइल था कोर्ट का, वही ऑप्ट कर लेते हैं। कौन? शाहजहां। ये एक बहुत ही एग्जिक्यूट पिकॉक थ्रोन बनवाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही एग्जिक्यूट पिकॉक थ्रोन बनाते हैं, जिसे बाद में नादर शाह ले जाएगा अपने साथ। बनवाने वाले कौन थे इसको? शाहजहां। ये शाहजहां, ये है मुमताज महल। और वो कोहिनूर जो आज हमारे पास नहीं है, वो कोहिनूर भी इनके कोर्ट के मैग्निफिसेंस को बढ़ाता था। शाहजहां पेट्रोनाइज्ड मेन ऑफ लेटर्स एंड आर्ट्स, मतलब लिखे पढ़े लोगों को, आर्टिस्टिक लोगों को ये बहुत पेट्रोनाइज करते थे। कौन? शाहजहां। तो गोल्ड से पिकॉक थ्रोन बनवाया, उसके ऊपर जेम्स लगवाए, और कोहिनूर जो था, कोहिनूर हीरा जो आज हमारे पास नहीं है, वो भी इनके कोर्ट में था। शाहजहां बहुत सारे लॉर्ड मैंस को पेट्रोनाइज करते थे, आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करते थे। अब वॉर ऑफ सक्सेशन को पढ़ेंगे हम। तो शाहजहां जो थे, उन वो सीरियसली इल हो गए, बहुत मतलब क्या बोलोगे, सीरियसली इल को क्या बोलोगे, भयंकर तरीके से बीमार हो गए 1657 में। तो वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो गया। चार थे, चार भाइयों में, चारों भाइयों में मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इस तरीके की लड़ाई चालू हो गई। दारा द हायर डेजिग्नेट, दारा जिनको शाहजहां भी जो थे वो राजा बनाना चाहते थे, द हायर डेजिग्नेट। फिर शुजा बंगाल, बिहार उड़ीसा उनके पास था। औरंगजेब जो डेक्कन प्रोविंस के थे, और मुराद जो गुजरात मुल्तान देख रहा था। तो चार लोगों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। पहले है दारा द हायर डेजिग्नेट, दूसरे सूजा जो बंगाल बिहार उड़ीसा देख रहे थे, तीसरे औरंगजेब जो डेक्कन प्रोविंस देख रहे थे, मुराद देख रहा था गुजरात और मुल्तान। शुजा बिगेन टू मार्च टुवर्ड्स आगरा, डेथ होती है तो शुजा आगरा की तरफ आना चालू होता है। इसे डिफीट करते हैं दारा के बेटे वाराणसी में। तो देख रहे हो, अपने चाचा बड़े पापा को मारने का सिलसिला चालू हो गया है। सूजा आने की कोशिश करते हैं आगरा की तरफ, तब इन्हें हराते हैं दारा के अपने बेटे वाराणसी के पास। फिर कंबाइंड आर्मीज होती हैं किसकी? औरंगजेब की और मुराद की, और ये दारा के ट्रूप्स को हरा देती है। मतलब पहले दारा हरा रहा है अपने भाई को, फिर दो भाई मिलके अपने भाई को हरा रहे हैं। औरंगजेब बाद में जेल में डाल देता है अपने पापा को ही। सोचो जरा, कितनी बढ़िया हिस्ट्री है मुगल।
एक बात और जान लो बेटा, शाहजहां मतलब अपने सिर्फ पापा को ही जेल में नहीं डाला औरंगजेब ने, उसने भाई अपने भाई मुराद जिसकी मदद लेके दारा शिकोह को हराया था, दारा शिकोह के ट्रूप्स को हराया था, उसको भी जेल में डाल देता है। तो अब 3 लोग तो खत्म, दारा एक साइड, शाहजहां जेल चले गए, मुराद को जेल में भेज दिया, और दारा के बेटों ने शुजा को पहले ही हरा दिया था। तो अब बचा कौन? अकेला औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, एम्परर घोषित कर दिया। तो अब जरा समझो इस केस को, शुजा को हराया दारा के बेटों ने, औरंगजेब मुराद ने मिलकर हराया दारा को, फिर औरंगजेब ने दारा और शाहजहां को डाल दिया जेल में, और अब खुद बन गया नया राजा। बेटा अब औरंगजेब को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.